हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो चुकी है। उसमें से मैंने कुछ की चेंजेस जो आपके और हमारे लिए जानने हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं लेके आया हूं इस वीडियो में। तो हमारे चैनल पर इसी तरीके के मजेदार वीडियोस के लिए फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और चलते हैं कि ये जो अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, सीतारमन जी, उन्होंने क्या क्या अनाउंसमेंट किया है, क्या क्या अच्छे चेंज हुए हैं और क्या एक बड़ा चेंज हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो जो सबसे बड़ा चेंज इस बार हुआ है वो ये हुआ है कि कोई चेंज नहीं हुआ है जीएसटी के रेट में। इस बार जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें किसी भी प्रोडक्ट पर कोई भी जीएसटी का रेट इंक्रीज नहीं किया गया है और ना ही डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है लेकिन वो कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। अगर बात करें वो जो दाल की भूसी होती है ना, जो दाल हो गया, चना हो गया, उस पे पहले 5% जीएसटी था, उसको थोड़ा सा मतलब क्या हटा दिया है, नील पे कर दिया है। एक तो ये चेंज हुआ है। दूसरा, जो पेट्रोल बनाने के लिए जो मतलब अल्कोहल यूज होती है, जो सप्लाई होती है, जो मोटर स्पिरिट में ब्लेंड की जाती है, उस पे पहले जीएसटी 18% था, उसको रिड्यूस करके 5% कर दिया है। तो मतलब ऐसे डे टू डे लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज होते हैं उनमें कोई भी प्रोडक्ट के रेट ना इंक्रीज हुए हैं ना डिक्रीज हुए हैं। सिंपल। अच्छा, आगे चलते हैं सर। एक कंफ्यूजन हो रहा था कि जो रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हम लोग रेंट पे देते हैं किसी को रहने के लिए, तो जो सामने वाला पर्सन अगर रजिस्टर है जीएसटी में, तो क्या वो जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज में, या जो बंदा रेंट पे दे रहा है वो जीएसटी पे करेगा। पिछली जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें ये कंफ्यूजन निकल के आया था। उसका जवाब दिया गया है एक तरीके से कि अगर आप देते हो रेजिडेंशियल यूनिट रहने के लिए किसी रजिस्टर पर्सन को, तो वहां पर कोई जीएसटी पेबल नहीं है। कब? जब सामने वाला पर्सन, आपका किराएदार, वो रजिस्टर है जीएसटी में, लेकिन वो किस लिए यूज कर रहा है? अपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं, ऑफिस के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज के लिए वो यूज कर रहा है, उसकी फैमिली रह रही है, तो भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर है, वहां पर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। तो ये एक क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक वेलकम चेंज हुआ है, पहले क्या होता था कि आप जीएसटी का रिफंड ले सकते हैं अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हैं तो ही। अनरजिस्टर्ड पर्सन वो जीएसटी का रिफंड नहीं ले पाता था। सर, अनरजिस्टर्ड का मतलब जो पर्सन है वो जीएसटी का रिफंड क्यों लेगा? उसको तो जीएसटी पे नहीं करना है। देखिए होता क्या है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो एक बंदा रजिस्टर है, एक बंदा अनरजिस्टर है। तो जब रजिस्टर्ड बंदा बिल देगा तो जीएसटी लगा के देगा। तो अब अनरजिस्टर्ड पर्सन ने उस बिल का पेमेंट किया विद जीएसटी, लेकिन अब हुआ क्या, आगे चल के वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो अभी क्या हो रहा था, रजिस्टर्ड पर्सन तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर देता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन उस डेबिट नोट क्रेडिट नोट का वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करेगा? उसको बस उसका पैसा वापस मिलता है, जीएसटी का अमाउंट उसको वापस नहीं मिलता था। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी बिल्डर के साथ, उसने उसने बोला कि वो आपको एक बेहतरीन घर बना के देगा, ठीक है, लेकिन जब घर बना रहा था आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा कि भैया आप रहने दो, मैं घर किसी और से बनवा लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वहीं का वहीं, लेकिन जीएसटी आप पे कर चुके थे। तो उस बिल्डर ने आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो उस डेबिट नोट क्रेडिट नोट का आप क्या करोगे? आप तो रजिस्टर हो ही नहीं। पहले होता था कि वो जीएसटी आपका मर जाता था, एक तरीके से लैप्स हो जाता था। अब आप उसका जो भी जीएसटी है उसका रिफंड ले सकते हो। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी अब जीएसटी का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। उसके बाद कई बार क्या होता था, जो हमारा कॉम्पोजिशन डीलर था वो चाहते हुए भी ई कॉमर्स के थ्रू अपना सामान नहीं बेच पा रहा था, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमने अपने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स में भी पढ़ा हुआ है कि जो कॉम्पोजिशन डीलर होता है वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। ई कॉमर्स ऑपरेटर कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर प्रॉब्लम छोटे मोटे व्यापारियों को ये आ रही थी कि भाई हमें अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे सामान बेचना है, लेकिन हम कॉम्पोजिशन का फायदा भी लेना चाहते हैं, तो या तो हम वो फायदा छोड़ें या तो हम ये फायदा छोड़ें। बहुत ही धर्म संकट है। तो उस धर्म संकट को दूर कर दिया है। अभी रूल में चेंज हो जाएगा कि कॉम्पोजिशन डीलर अगर चाहते हैं अपना गुड्स, अपनी सर्विस बेचना ई कॉमर्स के थ्रू, तो वो कर सकते हैं। इवन अनरजिस्टर्ड पर्सन भी अगर चाहे तो वो ई कॉमर्स के थ्रू अपना सामान बेच सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा चेंज हुआ है इस बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। अगला देखते हैं क्या चेंज हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि खतरनाक चेंज है। अच्छे से समझिए। पहले हम लोग क्या करते थे कि जितना जीएसटीआर 2A में जीएसटी आ रहा था वो क्लेम करते थे। बाद में आ गया जीएसटीआर 2B, फिर उसके थ्रू हम लोग क्लेम करने लगे। तो ऐसा ना सोचिए कि जीएसटीआर 2A जो पहले था फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 में, अगर आपने जीएसटीआर 3B में जीएसटीआर 2A से ज्यादा क्लेम कर लिया है
आईटीसी, तो ये मत सोचिए कि अब आप बच गए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा आप कह सकते हो प्रोसेस लॉन्च होने वाली है जिसमें वेरिफिकेशन होगा कि 17, 18 और 18, 19 में किन किन लोगों ने 2A से ज्यादा आईटीसी क्लेम कर रखा है 3B में। तो 2A भले ही इस समय नहीं है, इस समय 2B आ चुका है, लेकिन 2A जब था तब आपका वेरिफिकेशन होगा, और अगर कोई मिसमैच ऊपर नीचे हुआ तो आपको आ सकता है नोटिस। तो थोड़ा बच के रहिए, अगर उस समय कुछ ऊंच नीच हुई तो भैया देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें। एक नया फॉर्म आने वाला है DRC 01B। अभी तक DRC 03 था, वो हम लोग कवर कर चुके हैं अपने जीएसटी एनुअल रिटर्न के कोर्स में कि वो क्या होता है, कैसे पेमेंट होता है, वो सारी चीजें। नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा DRC 01B। इसका भी यूज किस लिए होगा? जीएसटी के पेमेंट के लिए होगा। लेकिन कौन सा जीएसटी? अगर आपका GSTR 1 और GSTR 3B में कोई डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है अगर वो एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होगा तो आपको वो पेबल का नोटिस आएगा, आपको क्लेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, और आपको उसका पेमेंट कैसे करना होगा? जीएसटी DRC 01B के थ्रू करना होगा। तो एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है, जब ये पोर्टल पर लाइव हो जाएगा तो हम इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये है वो अच्छा और बड़ा अपडेट कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया है कुछ चीजों को। सर ये क्या होता है डीक्रिमिनलाइज करना? पहले क्या होता था कि अगर 1 करोड़ या इससे ज्यादा का फ्रॉड या जीएसटी की चोरी या आईटीसी की हेराफेरी अगर ये पकड़ में आती थी तो आपके खिलाफ क्रिमिनलाइज प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते थे। मतलब आपको जेल हो सकती थी, पेनाल्टी तो लगेगी ही लगेगी, आपको जेल भी हो सकती थी। अब उस लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ से 2 करोड़ कर दिया है। यानी कि 2 करोड़ तक अगर आप जीएसटी की हेरा फेरी, आईटीसी मिसमैच, मतलब कुछ भी ऐसा काम करते हो तो पेनाल्टी, लेट फीस, इंटरेस्ट वो सब तो लगेगा, बट हाँ जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। तो आराम से करिए हेरा फेरी। ना 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 ना, मैं मजाक कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप ये सोचो कि चलो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गया है तो हम आराम से हेरा फेरी करेंगे। नहीं, लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह तो लगेगा, बट हाँ 2 करोड़ तक के ऑफेंस तक अब आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये थे वो छोटे बड़े चेंजेस जो जीएसटी काउंसिल की मतलब बैठक में हुए थे। इसके अलावा भी कुछ चेंज हुए हैं, बट वो उतने रिलेवेंट नहीं थे। जैसे कुछ ऐसे और ऑफेंस हैं जो पहले क्रिमिनलाइज थे, उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। पहले था कि भाई अगर आपने कोई मटेरियल एविडेंस चेंज कर दिया तो भी हम आपको जेल भेज सकते हैं, या आपने अगर किसी प्रोसीडिंग में बाधा उत्पन्न करी तो भी हम आपको जेल जेल भेज सकते हैं। अभी इन सब चीजों को बाहर कर दिया है। ठीक है, इंटरेस्ट पेनाल्टी लगेगी बट आप जेल वगैरह नहीं जाओगे। ठीक है, तो इसके अलावा जितने छोटे बड़े चेंजेस हैं वो उतने रिलेवेंट नहीं है। आप चाहो तो जीएसटी काउंसिल का जो प्रेस रिलीज है वो पढ़ सकते हो, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट चेंज थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइए, एंड नीचे जो रेड बटन है उसको जरूर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।